तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो आज जो है दूसरा लेक्चर एसएसटी का लेकर आया हूं। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और आज जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आप जो उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन जो होने वाला है वह है कि रूस की क्रांति ने, ध्यान से समझना, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं दो उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करे। तो देखो पहला लाइन तो लिख लोगे, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, है ना, किन्हीं दो उदाहरण जो है निम्नलिखित है। ठीक है, इस तरह से लिख लोगे। तो पहला जो हमारा हो जाएगा, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सर्वहरा वर्ग का अधिकार, जो सर्वहरा जो वर्ग था अधिकार दिया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, पहले इसको हम समझा देते हैं। ठीक है, इसको याद करना। देखो इसमें लिखा हुआ है कि इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहरा वर्ग की स्थापना हुई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन प्रदान किया। तो इसमें कुछ लिखना है नहीं, बस सिंपल सा ये जो वर्ड लिखा हुआ इसी को आपको याद रखना है। ठीक है, अब इससे आप लिख सकते, क्या लिखेंगे कि जब रूसी क्रांति के बाद जो है सर्वहरा वर्ग और जो श्रमिक वर्ग था इसकी स्थापना हुई, मतलब ये आगे उभरे और इन्हीं को क्या हुआ, इसने अन्य क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन प्रदान किया। आप अगर इसमें याद रख सकते तो ये वर्ड रखिएगा, प्रोत्साहन। समझ में आ रही बात, प्रोत्साहन प्रदान किया, प्रोत्साहन प्रदान किया। तो प्रोत्साहन प्रदान किया, ठीक है, अन्य क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन प्रदान किया। तो आप याद रखेंगे, ध्यान रखें, हम क्या बोल रहे कि सर्वहरा वर्ग का अधिकार। तो रूसी क्रांति के बाद जो है सर्वहरा वर्ग और एक श्रमिक था। चलो इसके साथ हम श्रमिक भी जोड़ देते हैं, श्रमिक और सर्वहरा, ये दोनों वर्ग का क्या मिला, स्थापना हुई। श्रमिक वर्ग और सर्वहरा वर्ग की स्थापना ही जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रोत्साहन प्रदान किया। सिंपल। दूसरा इसमें है मुक्त उपनिवेश। तो मुक्त उपनिवेश मतलब यह हुआ कि इसमें लिखा हुआ है इसकी सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया। तो देखो उपनिवेश मतलब ये होता है, पहले ये समझ लो, जैसे हम है, मान ले हम यहां पर रह रहे, भारत में रह रहे, हमने क्या किया, किसी और देश में जाकर वहां पर अपना रहना सहना सब कुछ कर दिया, अपना बिजनेस जो है स्थापना कर दिया और वहां पर ही हमने रहने लगा। तो हम जो हो गए, है ना, हम जिस देश के लिए, मान लो इंग्लैंड ही हो गया, इंग्लैंड में रह के हम अपना बिजनेस स्थापन कर लिया, तो हमने वहां पर उपनिवेश स्थापन कर लिया। उपनिवेश क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उपनिवेश जो होता है, उपनिवेश के बहाना जाता है और धीरे धीरे वो पूरा अपने जो है ना साम्राज्य को फैला लेता है। यही कारण है साम्राज्यवाद का स्थापना का भी उपनिवेशवाद ही जो है, यही मेन जड़ है। बात समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये हम समझ में आ रही बात। तो क्या हुआ, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हो कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसके बाद जो है क्या हुआ, खास करके एशिया महादेश, ठीक है, एशिया और अफ्रीका में जो है, दो वर्ड लिख देते हैं इसको याद करने के लिए, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, एशिया और अफ्रीका में क्या हुआ, मुक्त उपनिवेशवाद की स्थापना हुई। ठीक है, स्थापना हुई, ठीक है, स्थापना हुई या कह सकते हैं प्रोत्साहन हुआ। ठीक है, प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, इसको मतलब बढ़ावा दिया गया कि अब जो है जो भी उपनिवेशवाद है उसको यहां से भगाया जा, हटाया जा, है ना। तो मान लो भारत में ही था अंग्रेज, तो अंग्रेज को हम लोगों ने किस तरह से उसको हटाया, तो वही हमारा हो गया मतलब उसको उपनिवेशवाद को हटाना, यानी मुक्त करना, हटा देना, साफ हटा देना। ठीक है, तो समझ में आ रही बात। तो क्वेश्चन समझ में आया। तो हम फिर से हम देखो, इसको लिखना कुछ नहीं, इस वर्ड को तुम याद रखना और लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्वहरा वर्ग का अधिकार पहला पॉइंट लिख लोगे, तो लिखोगे इस क्रांति के बाद जो है सर्वहरा वर्ग और श्रमिक वर्ग का क्या हुआ,
स्थापन हुआ और इन्होंने अनेक क्षेत्रों में ये वर्ड रखना चाहो तो लिख सकते हो, क्षेत्रों में क्या क्या प्रोत्साहन प्रदान किया। पहला लाइन समझ में आ रहा है। दूसरी बात तो मुक्त उपनिवेशवाद, ठीक है, तो यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है ना, एशिया अफ्रीका जैसे देशों में क्या हुआ, मुक्त उपनिवेशवाद जो हुआ की स्थापना हुआ या प्रोत्साहन हुआ। ठीक है, समझ में आ रही बात, बस इतना लिखना है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, बस इस तरह से ही आपको याद करना है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हो ची मिन का संक्षिप्त विवरण दे या परिचय दे। हो ची मिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो ची मिन, देखो पहला नाम तो इसको नाम याद रखो क्योंकि ये हमारे पास जो चाइना की तरह मिलता जुलता नाम है। ठीक है, ये जो होता है वियतनामी है। ठीक है, पहला नंबर ये जान लोगे, ये कौन है, वियतनामी है, इसके बारे में देना है। तो हम देखो इसमें लिखा हुआ है हो ची मिन वियतनामी स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। ये किसके नेता थे, वियतनामी, ठीक है, वियतनामी स्वतंत्रता, ठीक है, आंदोलन के नेता थे। आंदोलन, ठीक है, के नेता थे। क्या थे, नेता। ये लाइन पहला याद हुआ। आधा परिचय तुम्हारा इसी लाइन से याद हो जाएगा। ठीक है, पहला हमने क्या बोला, हो ची मिन क्या था, वियतनामी स्वतंत्रता आंदोलन के क्या थे, नेता थे। इन्होंने क्या किया, देखो एक चीज बता देते हैं, जो भी नेता थे सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने देश को आजाद करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो युवाओं को इकट्ठा किया। सब नेता का यही काम है क्योंकि युवा में क्या होता है, ताकत होता है। तो इसने भी वही किया। तो थोड़ा सा इसके बारे में और बता देते हैं। ये नेता थे और इनकी पढ़ाई कहां हुई, पेरिस में हुई। ठीक है, कहां हुई, पेरिस में। याद रखना, पेरिस से क्या हुई, आपको पूरा इसका न्यूगन आई को ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये नाम याद भी नहीं रहा। अगर हो गया तो बेटर है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, उस लाइन को आप छोड़ भी सकते हैं। उनकी शिक्षा पेरिस में हुई क्योंकि मास्को तो याद रहेगा नहीं, सिर्फ पेरिस में लिख सकते हैं, पेरिस में हुई। उन्होंने 1925 ईस्वी में क्या किया, वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। ये वर्ड याद रख लेना, वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना किया या गठन किया। ठीक है, जिसके द्वारा सभी युवाओं को संगठित कर फ्रांसीसियों के विरुद्ध आंदोलन किया। किसके विरुद्ध, फ्रांसीसियों के विरुद्ध, फ्रांसीसियों। ठीक है, याद होगा। देखो अब ये शब्द से जोड़कर हम है जो है एक नया शब्द को बनाएंगे, नया सेंटेंस को बनाएंगे और हो ची मिन के बारे में आराम से हम लिख लेंगे। कोई दिक्कत, देखो अगर कोई दिक्कत है देखो हम तुमको बता देते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात, इसको जोड़कर हम जो बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना। तो हो ची मिन एक वियतनामी स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। समझ में आ रही बात, पहला लाइन समझ में आ रहा, समझ में आ रही बात। उनकी शिक्षा जो है कहां हुई, पेरिस में हुई। समझ में आ रही बात। उन्होंने क्या किया, वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना किया और इस दल में उन्होंने सभी युवाओं को इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने फ्रांसीसियों के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया। हो गया कंप्लीट, आराम से 4-5 लाइन लिखा जाएगा, 2 नंबर को तो आता ही है। तो इस तरह से हम इसका पूरा सब शब्दों को जोड़ के एक सेंटेंस बना सकते हैं। कोई दिक्कत, आई थिंक याद हो गया होगा आपको। बस यही याद रखना, क्या याद रखना है, हाँ, वियतनामी स्वतंत्रता आंदोलन नेता। दूसरा शब्द क्या, पेरिस। पेरिस से क्या होगा, पेरिस से उनका क्या हुआ, पेरिस में उनका पढ़ाई हुआ। ठीक है, वो उन्होंने शिक्षा कहां से ली, पेरिस से लिया। अच्छा, वियतनामी क्रांतिकारी दल क्या हुआ, वो उन्होंने इस दल का स्थापना किया और इस दल में क्या हुआ, उन्होंने युवाओं को क्या किया, एक साथ इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों के साथ, जो वियतनाम में किसका अधिकार था, फ्रांसीसी का अधिकार था, तो फ्रांसीसी को क्या किया उन्होंने, इस आंदोलन को स्टार्ट किया या
भगाने की कोशिश किया, स्वतंत्रता दिलाने की कोशिश किया। बस इस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं, क्योंकि जो कठिन लिखा हुआ हम खुद बोल रहे हैं कि तुमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग कोई हाई फाई मतलब हमें मोर इंटेलिजेंट है नहीं। अगर मान लो कोई स्टूडेंट याद करने में सक्षम है तो वो आप जो पूरा लिखा हुआ है वो उसको याद कर सकते, कोई दिक्कत ना। और अच्छी बात है, प्लस पॉइंट आ जाता है। ठीक है, चेक करने वाले के दिल में कहेगा बहुत अच्छा लिखा है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैसे, तो ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन है ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो भिन्नताओं का उल्लेख करें, अंतर बताने के लिए बोल रहा है। तो पहला शब्द लिख लेंगे, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में दो भिन्नताएं निम्न है। ठीक है, पहला, नगर में जनसंख्या अधिक होती है जबकि गांव में जनसंख्या कम होती है। दूसरा, गांव की अर्थव्यवस्था का स्रोत कृषि और पशुपालन है जबकि शहर में व्यापार और उद्योग पर निर्भर है। तीसरा, गांव में मिट्टी और ईंट के बने छोटे छोटे घर होते हैं जबकि शहर में बड़े बड़े महल होते हैं। देखो, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। अपने गांव को देखो, अगर तुम गांव में रह रहे हो तो अपने गांव को देखो, मेरा गांव कैसा है, ये पूरा फूस का घर है, ये मिट्टी का घर है ना। शहर में देखते हो बड़े बड़े बिल्डिंग है। पहला अंतर ये हो गया, यहाँ की जनसंख्या मुश्किल से कम होता है, वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को याद करने की कोई जरूरत नहीं, अपने खुद से लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं और आगे क्वेश्चन की ओर। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत समय से पूछ रहा है, इसलिए इसको अपने मन से लिख लेना, और अदरवाइज लिखा हुआ है आप याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कह रहा है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में लिखेंगे। ये एक्चुअली है क्या, तो देखो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, पहले स्थापना लिखेंगे, पहला काम है इसके बारे में लिखना, स्थापना। तो पहला शब्द हमने क्या निकाला, स्थापना। कब हुई, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। ठीक है, 1885 ईस्वी को। ठीक है, कहां पर हुई, मुंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अब रखेगा तो मुंबई एम से मुंबई, चलो हिंदी में लिख देते हैं, मुंबई कहां हुआ, तेजपाल नहीं भी याद रहे तो तेजपाल, या इसको छोड़ दो, तेजपाल नहीं भी याद रहेगा तो संस्कृत कॉलेज में, सिंपल से लिख देना, मुंबई के संस्कृत कॉलेज में, कॉलेज में। ठीक है, इतना वर्ड याद रखेगा। इसमें एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम का महान योगदान था। तो देखो इसको याद रखना, इस पॉइंट को तो रखना है ही। A.O. ह्यूम कौन थे, एक ब्रिटिश रिटायर्ड क्या थे, अधिकारी थे। ये कौन थे, इसके बगल में लिख देते हैं, ये ब्रिटिश के ही थे, ब्रिटिश के रिटायर्ड अधिकारी थे, अधिकारी, समझ में आ रही बात। और ए का महान योगदान था। इसके प्रथम अध्यक्ष, अब बोल रहा है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इतना पहले आप याद रखें और उसके बाद हम पहले इसकी स्थापना का कारण हम बताते हैं। ठीक है, तो इतना याद हुआ। पहले स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई संस्कृत कॉलेज में इसका सभा बैठाया गया और यहां पर ही उसका स्थापना हुआ। किसका, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस। ठीक है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के संस्कृत कॉलेज में हुआ। ठीक है, अब लिखोगे इसके स्थापना में जो योगदान दिए, तो कौन योगदान दिए, ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी
ए ओ ह्यूम जो थे, बड़ा ही योगदान दिया। इनके प्रथम जो थे, प्रथम कौन अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष लिख देते हैं, प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर ये नहीं भी याद रहे तो खाली लिख सकते हो चंद्र बनर्जी, चंद्र बनर्जी भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं कुछ लिखने से तो अच्छा है कुछ शब्द को हम लिख दे, है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अपने भाषा में लिखो, अपने तरीके से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाली पेज छोड़ने से अच्छा है कुछ अच्छा लिखो, ताकि अगर आप सही लिख दे तो आपको नंबर मिल जाएगा, अन्यथा आप कुछ भी लिख के चले आए तो एक तो नंबर देगा ही देगा। ठीक है, तो यहां पर समझ में आया। पहला इसका जो था स्थापना के बारे में हमने बता दिया, कैसे इसका स्थापना हुआ। तो स्थापना पहले कहां हुआ? 28 दिसंबर 1885 के मुंबई संस्कृत कॉलेज में हुआ। ठीक है, दूसरा है ए.ओ. ह्यूम जो थे, एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी थे, इन्होंने इसके जो थे स्थापना में महान योगदान दिए। ठीक है, तथा इनके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब हमको लिखना है इसका उद्देश्य, उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य में कुछ पॉइंट है, ध्यान देना। तो पहला है, देखो, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देश हित से जुड़े संगठनों के बीच एकता स्थापना करना था। तो सिंपल सा इतना लिख सकते हो कि भारत के जो विभिन्न क्षेत्र थे, भारत में जो अलग अलग जो क्षेत्र में थे, अलग अलग संगठन था। भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्या था? संगठन। तो उनको एक करना था। समझ में आ रही बात? जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो संगठन था, संगठन मतलब एक ग्रुप चलता था, जो कि वहां का एक नेता होता था और सभी उसके बातों को मानता था। हर क्षेत्र का अलग अलग, जैसे हम जहां पर रह रहे वहां का मुखिया अलग है ना, दूसरे क्षेत्र का मुखिया अलग है, तो अलग अलग जो मुखिया है उसको क्या करना? एक करने की ये कोशिश किया। तो वही बात है, समझ में आ रही बात? तो संगठन, संगठन मतलब क्या हुआ? जो भारत के अलग अलग क्षेत्र थे और वहां के जो संगठन थे उसको क्या करने का काम किया? एक करने का काम। तो पहला पॉइंट याद हुआ। दूसरा बात बोलते हैं, लोगों में धर्म, जाति, वंश और रंग के भेदभाव को मिटाकर सद्भावना विकसित करना था। जो सभी लोग में धर्म को लेके, है ना, जाति को लेके, रंग को लेके, रूप को लेके जो विषमताएं थी आपस में, उसको क्या करना था? एक करना था, एक करना। सिंपल सा बात है। हम जो भारत के जो लोग थे, जो कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर जो एक दूसरे को मारने की कोशिश करते थे, है ना, नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उसको क्या करना था? एक करना था। किसका काम था? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काम था। तीसरी बात है, बहुत ही इजी पॉइंट है। तीसरी है, भारत के राजनीति और सामाजिक प्रश्नों पर नागरिकों के बीच सद्भावना विकसित करना था। क्या था? तीसरा हम यहीं पर लिख देते हैं, भारत के राजनीति और सामाजिक जो सद्भावना था उसको एक करना था। ठीक है, नागरिकों के बीच में जो सद्भावना था उसको क्या करना था? एक। तो राजनीतिक और सामाजिक जो भारत के नागरिकों के बीच में था उसको सद्भावना को एक करना था। संगठन से याद रखना है, संगठन मतलब हर क्षेत्र का अलग अलग जो था संगठन था उसको एक करना था। भारत के एक करना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, इस सब को क्या करना था? एक करना था। राजनीति और सामाजिक के जितने भी लोग थे भारत में, नागरिक थे, उसको क्या? सद्भावना विकसित करना था। चौथा हमारा हो जाएगा राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना तथा इसमें सुधार करने का प्रयास। ठीक है, चौथा जो हमारा पास है, चौथा हमारे पास है राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। तो राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा का, देखो, जो हमने राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना था तथा इसमें सुधार का प्रयास करना। ठीक है, सिंपल से ये 4 पॉइंट याद हो गया होगा। देखो अभी हम आपको बताते हैं कैसे। चलो इस पॉइंट को हम लिख देते हैं, चौथा नंबर का।
राजनीति कार्य कर्मों की रूपरेखा तैयार करना। देखो 2-4 बार पढ़ोगे अपने याद हो जाएगा। अब देखो इसको पूरा हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है पहला जो हमारे पास जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा इसका उद्देश्य के बारे में लिखना था। तो लिखोगे इसका स्थापना। देखो अब जैसे हम बोल रहे वैसे ही तुमको भी दिमाग में चलाना। कीवर्ड से क्या होता है, हमारा दिमाग काम करता है। हमारा जो दिमाग है वो बड़ा ही क्या सुस्त रहना पसंद करता है। तो जब हमें कीवर्ड निकाल लेंगे ना तो हमारा दिमाग अपने आप काम करना स्टार्ट कर देगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या हुआ, क्या स्थापना कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के संस्कृत कॉलेज में हुई, है ना। इसके स्थापना में कौन, ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी जो थे A.O. ह्यूम ने बड़ा ही योगदान दिया। और इनके प्रथम यानी कि ये जो था अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इनके उद्देश्य निम्नलिखित थे, ठीक है। पहले से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस तरह से भी लिख दोगे तो शब्द अपने बड़ा होते चला जाएगा के जो उद्देश्य थे वे निम्नलिखित थे। तो पहला उद्देश्य क्या हुआ, तो पहला उद्देश्य भारत के जो क्षेत्र में जो अलग अलग संगठन थे उसको क्या करना था, एक करना था। दूसरा था जाति धर्म रंग रूप के नाम पर लोग आपस में क्या कर रहे थे, उसको क्या करना था, एक करना था, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है राजनीति और सामाजिक, है ना। भारत के जो राजनीति और सामाजिक जो के नागरिक थे उसको सद्भावना को उत्पन्न करना था, ठीक है। और चौथा राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना था और इसमें सुधार करने की प्रयास किया। अगला प्रश्न है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया। तो सिंपल सा बात है कि आज जो है मशीनों के आविष्कार होने के कारण, देखो इसका आंसर क्या होगा, पहला शब्द हमने चुन लिया मशीन के आविष्कार, आविष्कार, ध्यान देना। तो पहला शब्द क्या है, मशीनों के आविष्कार होने के कारण उत्पादन में काफी वृद्धि हो गई। अब इन उत्पादित वस्तुओं को खपत करने के लिए बाजार की आवश्यकता हुई, अतः पूंजीपतियों ने कमजोर और पिछड़े देशों में, अब देखो ये वर्ड हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मशीनों का आविष्कार हुआ और इससे क्या हुआ, उत्पादन, उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुई। एरो लगा दिया, एरो मतलब बढ़ा, वृद्धि हुई, अत्यधिक हुई। और हम इससे कीवर्ड निकालते हैं, उत्पादन काफी वृद्धि हो गई और इनको खपत करने के लिए एक बाजार की आवश्यकता हुई। खपत बेचने के लिए क्या चीज की, बाजार की नीड हुई, जरूरत, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, पूंजीपति ने क्या किया, पूंजीपति लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, जो कमजोर और पिछड़े देश थे पर तकनीकी रूप से आर्थिक नियंत्रण क्या कर लिया, आर्थिक नियंत्रण किया। अभी बताते हैं आर्थिक नियंत्रण क्या हुआ, जिसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। यही उपनिवेशवाद जो है आगे चलकर क्या हुआ, साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। साम्राज्यवाद। चलो अब देखो सिंपल सा हम बता देते हैं ये एक्चुअली में है हो रहा है क्या। देखो मशीनों के आविष्कार होने के बाद जो है, हम देखो इतना ही वर्ड से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे, ठीक है। तो देखो मशीनों के आविष्कार होने के बाद उत्पादन में अत्यधिक क्या हुआ, वृद्धि ज्यादा। अब जो उत्पादन हुआ उसको बेचने के लिए हमें बाजार की जरूरत पड़ी। अब बाजार की जरूरत पड़ी तो पूंजीपतियों ने क्या किया, जो पिछड़े कमजोर जो देश था, यहां पर लिख सकते हो पिछड़े और कमजोर, कमजोर जो पिछड़े और कमजोर देश था उस पर उन्होंने क्या किया, आर्थिक नियंत्रण कर लिया।
आर्थिक नियंत्रण मतलब क्या हुआ, रुपया देकर हम तुमको खरीद लिए, अब जैसे हम बोलेंगे वैसे ही तुम करोगे, तो आर्थिक नियंत्रण कर लिया। इसी को क्या बोला जाता है, उपनिवेशवाद कहा जाता है। यहां तक याद हो गया। देखो, मशीन का आविष्कार हुआ, उत्पादन अधिक बढ़ गया, बाजार की जरूरत पड़ी, उत्पादन यानी कि जो उत्पादन हुआ उसको बेचने के लिए बाजार की जरूरत पड़ी। पूंजीपतियों लोगों ने, जो कमजोर और पिछड़े देश था, उसको क्या किया, आर्थिक रूप से उन्होंने क्या किया, आर्थिक रूप से उन्होंने क्या किया, उस देश का नियंत्रण कर लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को ही, इसी नहीं, उपनिवेशवाद नहीं जो है साम्राज्यवाद का नींव डाला, या बोल सकते हैं समाजवाद की स्थापना करने का सबसे बड़ा हाथ होता है, यही उपनिवेशवाद का ही है। ठीक है, साम्राज्यवाद, मेरा साम्राज्य इतना फैल गया कहते हैं ना, तो वही यहां पर बात है। बहुत ही इजी प्रश्न था, शायद आपको याद हो गया होगा। हो गया, सिंपल है। चलो है अगला प्रश्न जो हमारा है वो जरा ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे? तो देखो, सिंपल सा हम बात बोल रहे हैं, सिंपल सा लाइन है, 2 नंबर का प्रश्न है। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति, ये पहला वर्ड लिखना, 1898 ईस्वी में हुई। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, 1898 ईस्वी में हुई। ये तो हो गया तुम्हारा प्रश्न। ठीक है, में किसने किया, में अमेरिका के राष्ट्रपति विलियम मैकिनले ने किया। ठीक है, अब देखो, पहला वर्ड हो गया। दूसरा, इसका पहला आंसर हो गया। इसके क्या उद्देश्य थे, तो इसका उद्देश्य मूल्य नीति, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ध्यान देना, मूल नीति, औद्योगिक संतुलन और मजदूरों के पलायन की रोकथाम करना था। ठीक है, चलो ये हमारा प्रश्न हो गया। एक बार हम आपको फिर से हम बता देते हैं। तो प्रश्न था औद्योगिक आयोग की स्थापना कब हुई, तो औद्योगिक आयोग की स्थापना 1898 में कौन किया, अमेरिका के राष्ट्रपति विलियम मैकिनले ने किया। इनका जो उद्देश्य था, मूल नीति, औद्योगिक संतुलन और मजदूरों के जो यहां से जो भाग रहा था उसको पलायन को रोकना। पलायन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, पलायन कर गया, तो उसी को रोकने का काम इन्होंने किया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के 2 प्रमुख आधार क्या है? तो सिंपल सा बात है कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के 2 प्रमुख आधार जो है, तो पहला आ जाएगा जनसंख्या का घनत्व। पहला क्या है, जनसंख्या का घनत्व के आधार पर हम क्या कहते हैं कि शहर है, ये गांव है। अगर जनसंख्या कम है तो बोलेंगे वो क्या है, गांव है। अगर अधिक है तो शहर है। तो सिंपल सा बात है। दूसरा जो आधार होता है, तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात, यानी दूसरा है कृषि आधारित। जिस जगह पर कृषि अधिक होता है उसको गांव बोलेंगे, जहां पर कृषि ना के बराबर होता है उसको शहर बोलेंगे। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो नगरों में जनसंख्या अधिक होती है तथा गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवस्था से जुड़ा होता है। बस आपको यही 2 आंसर दे देना, इसका आंसर कुछ नहीं था। तो हमें क्या बोलना था, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के 2 प्रमुख आधार क्या है? तो 2 प्रमुख आधार निम्न है, जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित। इस तरह से भी लिख लोगे तुम्हारा आंसर नहीं जाएगा, बस वो वाला लाइन उतार देना। निम्नलिखित है, निम्नलिखित 2 है, तो पहला लिख दो जनसंख्या का घनत्व, दूसरा है कृषि आधारित। अब लिख सकते हो जनसंख्या के आधार पर, इसको बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो अगर हम बोलेंगे जनसंख्या जहां पर अधिक होती है तो उसको बोलते हैं शहर, तथा जहां पर जनसंख्या कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, गांव बोलते हैं।
कृषि, जहां पर अधिक लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, गांव बोलते हैं। और जो कृषि पर ना के बराबर आधारित रहते हैं उसको बोलते हैं शहर बोलते हैं। बस इस तरह से हम लिख लेंगे, हमारा आंसर फिनिश्ड हो जाएगा। सिंपल है ये प्रश्न, तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा आता है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। तो ध्यान देना, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्या रहा? महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से पहला शब्द लिखेंगे। भारत कब आया? 1915 ईस्वी को अफ्रीका से। कहां से? अफ्रीका से कहां आया? भारत आया। कौन आया? महात्मा गांधी आया। ठीक है, तो जनवरी आगे लिखना चाहो तो जनवरी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। पहला शब्द याद हुआ, क्या लिखोगे? प्रमुख या महान योगदान रहा। जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए। क्या है? भारत आए। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने रचनात्मक कार्य के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, इतना लिख देना, इसमें थोड़ा सा नहीं याद, यह शब्द तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, आए। उसके बाद उन्होंने एक आश्रम बनाया। आश्रम का क्या नाम है? आश्रम का क्या नाम है? साबरमती। साबरमती आश्रम कहां बना है? अहमदाबाद। ठीक है, जहां पर उनका जन्म हुआ। ठीक है, समझ में आ रही बात? जिस राज्य में उनका जन्म वहीं पर उन्होंने क्या किया? एक आश्रम बनाया। और उन्होंने क्या किया? स्थापना की 1919 से 1947 तक। अब इसको लिखना है 1919 से 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का अग्रणी भूमिका रही। मतलब अग्रणी मतलब क्या? अब देखो यहां पर अग्रणी से याद रखना, अग्रणी भूमिका रहे, यानी सबसे अग्रणी मतलब आगे चल के उन्होंने, मतलब सब काम में उन्होंने सबसे पहले किया काम, इसीलिए अग्रणी इसको भूमिका कहते हैं, है ना। किसी भी चीज का आंदोलन हुआ तो सबसे पहले उन्होंने ही आगे बढ़ के भाग लिया। गांधी जी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम अब ध्यान देना, चंपारण सत्याग्रह क्या था? प्रथम था। प्रथम सत्याग्रह कहां था? चंपारण सत्याग्रह था, महात्मा गांधी के लिए प्रथम था। और जो प्रथम रहा, जो अंततः सफल रहा, और जो कि अंततः क्या रहा? अंततः क्या रहा? सफल रहा। क्या रहा? सफल रहा। फिर आगे बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों एवं रॉलेट एक्ट का विरोध में उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। अब उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने क्या किया? रॉलेट एक्ट, और जो सिंपल सी बात है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध क्या किया उन्होंने? सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह क्या किया उन्होंने? शुरू किया। सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया। अब लाइन चेंज करना। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा आंदोलनों को एक नई दिशा प्रदान की और अंततः 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। बस और कुछ नहीं लिखना। उन्होंने जितना आंदोलन किया हम यहां पर लिख देते हैं, उसको तुम लोग को बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहला क्या है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन पहला उन्होंने असहयोग आंदोलन कब किया? लिख लेना, नहीं याद रखना तो हटाओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और कुछ है तो असहयोग आंदोलन,
सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा उन्होंने देश को एक नई दिशा प्रदान की। नई दिशा प्रदान की किसको? नई दिशा प्रदान किसको किया? देश को। ठीक है, अब चलो हम इसको, अब शब्दों को एक साथ क्या करेंगे? जोड़ेंगे और फिर एक नया एक पैराग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोलोगे भारत के लिए उन्होंने क्या किया? तो भारत के लिए जो योगदान था महात्मा गांधी के लिए, सबसे पहले ये रखोगे महान योगदान था। पहला सेंटेंस क्वेश्चन को पढ़ के ही लिख दोगे। दूसरा बात लिखोगे महात्मा गांधी ने, है ना, या ऐसे लिखो, जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ने अफ्रीका से भारत लौटकर आए, लिख लोगे। तथा उन्होंने साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है की स्थापना किया, जो बनाया। उसके बाद उन्होंने, है ना, 1919 से लेकर 1947 तक भारत में क्या किया? एक अग्रणी योगदान दिए। आजादी दिलाने के लिए, है ना, आंदोलन के लिए उन्होंने एक अग्रणी क्या किया? देखो, इस वर्ड को तुमको भूलना नहीं है। अगर आपको याद रखना, ये वर्ड के बिना आप नहीं लिख सकते। इधर उधर सेंटेंस में का के की वो सब इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका जो ये शब्द है, ये शब्द नहीं छूटना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? अग्रणी योगदान दिए। उनका, महात्मा गांधी का प्रथम जो सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह था, जो कि वह एक सफल सत्याग्रह रहा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह को शुरू कर दिया। क्या किया? रॉलेट एक्ट, या बोल सकते हैं अंग्रेज ने क्या किया? भारत के लोगों को बहुत ही क्या किया? उत्पीड़न दिया, जिसके बाद रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी ने क्या किया? सत्याग्रह शुरू किया। लास्ट में लिखोगे कि उन्होंने, है ना, भारत को आजादी दिलाने के लिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे, है ना, आंदोलन करके भारत को नई दिशा की ओर ले गए और अंततः 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत क्या हुआ? आजाद हुआ। इतना लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपको बस इसको पढ़ना है और अपने शब्दों में को जोड़ के एक पैराग्राफ को बनाना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आप अगर याद करना चाहे तो तुरंत याद हो जाएगा। हमने बोला था कि आपको यहीं पर याद करवाएंगे, तो हम पहला नंबर बता देते। इस तरह से आपको कहीं पर भी याद नहीं करवाया जा रहा होगा। आप कोचिंग में चले जाइए या फिर कहीं भी यूट्यूब पर चले जाइए, इस तरह से आपको याद नहीं करवाया जा रहा होगा। हर समय एक डिफिकल्ट वर्ड को लेकर उसी को बोलता होगा, याद तो करना ही पड़ेगा। हम क्यों करें उस डिफिकल्ट वर्ड को जब हमसे हो ही नहीं रहा? तो उसके लिए तो कुछ अदर वर्ड होना चाहिए। तो वही हमने अदर वर्ड को लेकर आपको याद कराने की कोशिश करता हूं। हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेके नहीं चल रहे हैं। हाँ, अगर हम ओवर ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम याद कर सकते हैं, वो एकदम परफेक्ट है, आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा। हम क्या बोले, हम आपको 70-80% दिलवा देंगे, लेकिन हम तो नहीं बोले कि 100 या 90% दिलवा देंगे, क्योंकि उस शब्दों को जोड़ने के लिए आपको एकदम परफेक्टली लिखना पड़ेगा। और परफेक्टली का मतलब हुआ एक नंबर भी नहीं। अगर ये 2 नंबर में है तो आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा, ऐसे लिखेंगे। लेकिन 5 नंबर में है तो आपको थोड़ा सा नंबर काट लेगा, ये हम श्योर बोल रहे हैं, थोड़ा सा काटेगा। और जहां 5 नंबर है कि 1 नंबर काटेगा, क्योंकि हर चेक करने वाला कितना अच्छा लिखता है तने से काट ही लेता है। लेकिन अगर इसी चीज को और अच्छे से लिखेंगे ना अपने शब्दों में, तो और जरूरी नहीं कि काट सकता है, बिल्कुल नहीं काटेगा, है ना, क्योंकि आपने सारा बात इसमें इंक्लूड कर दिया जो महात्मा गांधी ने किया। तो याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाले। तो देखो, इसमें जो हमारे पास जो प्रश्न है निम्नलिखित है। पहला हमारा हो जाएगा
आंसर लिख रहे हैं, तो पहला जो होगा नगरों का विकास, नगरों का विकास। औद्योगिकरण से हमारा जो है नगरों का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? नगरों का। देखो, औद्योगिकरण के कारण लोगों के एक जगह व्यापारिक केंद्र स्थापित करने और रहने की आवश्यकता हुई, जिसके कारण नगरों का विकास हुआ। अब मान लो कहीं एक फैक्ट्री है, उसी का आसपास देखोगे धीरे धीरे लोग आ रहा है। अब गांव से तो डेली आएगा नहीं काम करने के लिए, लोग वहां पर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते गया, धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया? नगरों का विकास कर दिया। ठीक है, सिंपल सा है। दूसरा हमारा जो है वह है कुटीर उद्योग का पतन। ठीक है, देखो औद्योगिकरण आने से क्या हुआ के कारण इंग्लैंड में लघु और कुटीर उद्योग का अंत हो गया। इस उद्योग का जगह मशीनों ने ले लिया, अतः कुटीर उद्योग और कुटीर उद्योग का पतन होने का कगार पर पहुंच गया। सिंपल सा बात है, कुटीर उद्योग का पतन क्यों नहीं होगा? जो कि एक मान लो एक कपड़ा को उसको बनाने में 1 दिन लगता है, मशीन एक कपड़ा को एक मशीन जो है उसी चीज को क्या करेगा? 100 कपड़ा बना देगा 1 दिन में। तो स्वाभाविक बात है कोई भी कुटीर उद्योग वाला जो कपड़ा होगा या छोटा स्तर पर रखने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब जो पूंजीपति था वो उन्होंने क्या किया? मशीन लेना स्टार्ट कर दिया। और मशीन लेने से क्या हुआ? जितने भी कुटीर उद्योग था उसका कपड़ा कौन लेगा? अब हमको चाहिए अभी तुरंत चाहिए और मान लो 50 कपड़ा चाहिए, तो हम कुटीर उद्योग बोलेगा वेट कीजिए 10 दिन। ठीक है, लेकिन हमको आज ही चाहिए तो क्या करेगा? मशीन तुरंत बना के दे देता है। इसी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ? कुटीर उद्योग का क्या हुआ? खत्म हो गया। ठीक है, तीसरा हमारा जो पॉइंट है वह हमारा है साम्राज्यवाद का विकास। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म बता रहे हैं। तो साम्राज्यवाद का विकास कैसे हुआ? तो इसको हम लिख सकते हैं अधिक से अधिक उत्पादन के लिए अधिक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता हुई और तथा निर्मित माल को खपत करने के लिए बाजार की आवश्यकता हुई। इससे उपनिवेशवाद का विकास हुआ, जो बाद में साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। तो ये उपनिवेशवाद क्या है ना, वो जो पढ़ाए थे ना वही शब्द इसमें जोड़ दोगे, सारा का सारा लास्ट में लिख दोगे। यही कारण जो है, देखो मशीन आ जाने से क्या हुआ? उत्पादन वृद्धि हुई। वृद्धि हो जाने से क्या हुआ? वृद्धि हो जाने से क्या हुआ बताओ? उसके एक बाजार की आवश्यकता हुई। बाजार कहां मिलेगा? तो पूंजीपतियों ने क्या किया? जो कमजोर और पिछड़ा जो देश था उस पर क्या किया? उन्होंने क्या किया? पिछड़ा और जो मजबूर देश था उस पर आर्थिक नियंत्रण कर लिया। आर्थिक नियंत्रण करने से क्या हुआ? इसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक नियंत्रण हो गया, इसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद। और उपनिवेशवाद ही जो है क्या किया? साम्राज्यवाद का विकास हुआ। मैन इसका कौन है? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से इन्होंने क्या? साम्राज्यवाद का विकास कर दिया। सिंपल सा बात है, उसी पॉइंट को लिख दो, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, और चौथा नंबर है शलम पद्धति की शुरुआत। आपको अलग से यह प्रश्न भी पूछता है कि शलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो लिखोगे औद्योगिकरण आ जाने से, है ना। औद्योगिकरण आ जाने से क्या हुआ कि औद्योगिकरण जैसे ही आया, वहां पर जो लोग रहते थे बहुत सारे, उसको एक छोटा छोटा जो था रूम दिया जाता, जहां पर कोई व्यवस्था नहीं दिया जाता था। इसी को क्या बोलते हैं? आगे जो चल के क्या हुआ? सलम बन गया। ठीक है, उसी को सलम पद्धति करते हैं। ठीक है, यहां पर देखो लिखा हुआ औद्योगिकरण के कारण बड़ी संख्या में मजदूर शहर की ओर पलायन किया, जिससे उन्हें छोटे छोटे कमरे में रहना पड़ा जहां कोई सुविधा नहीं थी। इससे सलम पद्धति की शुरुआत हुई। समझ में आ रही बात? ये 4 पॉइंट आपको लिख देना है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। आराम से लिख लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं, एक पेज आराम से भर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दे। 5 नंबर का प्रश्न है। अब देखो, अब इसको हमको याद करना है किस तरह से, हम देखो तुम लोग को बता देते हो। ठीक है, और आज का वीडियो में ये लास्ट प्रश्न है। चलिए, कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क। पहला नंबर बिस्मार्क के बारे में जानेंगे। बिस्मार्क है कौन? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के बारे में तो जानना तो बहुत जरूरी है। तो जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की अहम भूमिका है। वह जर्मनी प्रसिद्ध ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त कर एक समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहता था। उसने जॉन बेरिन नामक व्यापारियों का एक संगठन तैयार किया और आर्थिक मजबूती प्रदान की। तो चलो, तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले मौजूद था जर्मनी के एकीकरण में
बिस्मार्क की अहम भूमिका रही। तो पहला शब्द क्या लिखोगे, पहला शब्द क्वेश्चन वाला ही लिखोगे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या रहा, अहम योगदान रहा या अहम भूमिका रहा, लिख लोगे आराम से। फिर उस दूसरा शब्द हम जोड़ते हैं, यहां पर शब्दों की जोड़ेंगे। दूसरा है वह जर्मनी प्रसिद्ध ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त, ये जो था ना ऑस्ट्रिया को प्रभाव, ऑस्ट्रिया किस पर राज था, ऑस्ट्रिया को प्रभाव को क्या करना चाहता था, खत्म करना चाहता है। ऑस्ट्रिया के प्रभाव को क्या करना, ऑस्ट्रिया क्या करना चाहता, ऑस्ट्रिया के प्रभाव को जर्मनी से क्या करना चाहता, खत्म करना चाहता था, क्या करना चाहता, समाप्त करना चाहता था, ठीक है। और समाप्त कर एक समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहता है, इसको खत्म करके एक अच्छा राज्य, समृद्ध मतलब अच्छा, बहुत अच्छा, समृद्ध मतलब अच्छा राज्य बनाना चाहिए। चलो समृद्ध लिख दे, समृद्ध इसके लिए अच्छा शब्द है, समृद्ध, ठीक है, समृद्ध, ठीक है। समृद्ध क्या बनाना चाहता था, राष्ट्र बनाना चाहता था। कौन चाहता था राष्ट्र बनाने के लिए, बिस्मार्क, ठीक है, चाहता था। उसने क्या किया, ये वर्ड याद रखने वाली बात है, उसने जॉन बेरिन, ये वर्ड याद रखने वाली बात है, ये वर्ड नहीं भूलना है, जॉन बेरिन है ना, नामक व्यापारियों का क्या बनाया, व्यापारियों का एक संगठन तैयार किया और आर्थिक मजबूती प्रदान किया, ठीक है, तैयार किया। और जिन्होंने क्या किया, आर्थिक मजबूती, रुपया पैसा रहेगा तभी तो लड़ोगे, आर्थिक मजबूती प्रदान किया, ठीक है, आर्थिक मजबूती प्रदान किया। यहां तक याद हुआ। यहां पर एक स्टेंजा हमको लिखना है, उसके बाद लाइन चेंज करना है। पहले इसको हम देख लेते हैं, इसमें हमने क्या क्या लिखा है उसको याद करना है, ठीक है। तो देखो, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान रहा है। उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया के प्रभाव को खत्म करने के लिए, क्या किया, ऑस्ट्रिया को प्रभाव को खत्म करके और एक क्या, जर्मनी को एक समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहता था, ठीक है। इसके लिए बिस्मार्क ने जॉन बेरिन नामक व्यापारियों का क्या बनाया, एक संगठन बनाया और उन्होंने क्या किया, एक आर्थिक मजबूती प्रदान किया, इतना याद हुआ कि नहीं, पहले ये बोलो, इतना याद हुआ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम भूमिका रहा। उन्होंने क्या किया, जर्मनी को प्रभाव को खत्म करना चाहता था तथा एक जर्मनी को क्या करता, समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जॉन बेरिन नामक व्यापारियों का एक संगठन बनाया और फिर जो था उसके आर्थिक मजबूती को, जो कि एक आर्थिक मजबूती प्रदान किया। चलो एक स्टेंजा हो गया, एक स्टेंजा हम यहां तक कर लिए कंप्लीट, कोई दिक्कत। चलो दूसरा है, बिस्मार्क सैन्य शक्ति के महत्व को समझते थे। अब देखो ये क्या जो थे, बिस्मार्क जो थे सैन्य मतलब क्या आता है, सेना की शक्ति। तो अगर सेना की शक्ति जहां पर रहेगा उसका मजबूत रहेगा, उससे कोई नहीं भिड़ता। जैसे अमेरिका की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है, उससे कोई जल्दी नहीं भिड़ता है, ठीक है। तो सैन्य शक्ति के महत्व को समझते थे, ठीक है। अब इसलिए उन्होंने रक्त और लोह की नीति नया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया, रक्त और लोह की क्या की, नीति अपनाई, रक्त और लोह की नीति अपनाई का सहारा लिया। इसके द्वारा उसने अपने विरोधियों का सफाया करना शुरू कर दिया। जर्मनी के एकीकरण के लिए, है ना, उसने 3 युद्ध लड़े। इसने कितने युद्ध लिखे, जर्मनी के एकीकरण के लिए उन्होंने क्या किया, जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध लड़े। क्या, कितने युद्ध लड़े, 3 युद्ध लड़े। तो पहला युद्ध हम यहां पर लिख देते हैं। पहला युद्ध उन्होंने किससे लड़े, डेनमार्क से, डेनमार्क से युद्ध। तो पहला युद्ध क्या किया उन्होंने, डेनमार्क से युद्ध किया। किससे युद्ध किया, डेनमार्क से युद्ध किया। किससे युद्ध किया, डेनमार्क से युद्ध किया। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, अब देखो ये पहले क्या किया, कूटनीतिक के रूप में लेके उन्होंने क्या किया, बिस्मार्क के साथ लड़ा, ऑस्ट्रिया साथ मिल गया। ऑस्ट्रिया जो कि ऑस्ट्रिया को ही बाद में देखो लड़ेगा। ऑस्ट्रिया से क्या हुआ, मिलकर, है ना, कि आप तो मेरे देश पर राज कर ही रहे ऑस्ट्रिया महाराज, आप मेरे थोड़ा सा साथ दे दीजिए, हम जो है ना डेनमार्क पर हमला करके उसको हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया से मिलकर डेनमार्क को क्या कर दिया, सफाया कर दिया, ठीक है, सिंपल सा बात है। दूसरा बात है ऑस्ट्रिया से युद्ध, कूटनीति। अब देखो फिर उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया से ही युद्ध कर लिया, ऑस्ट्रिया से ही युद्ध। अब देखो ये बिस्मार्क कितना चालाक था कि मत पूछो।
इतना चालाक था कि मत पूछो। उन्होंने पहले क्या किया, देखो उसका मकसद क्या था, उसका मकसद था ऑस्ट्रेलिया को क्या करना, जर्मनी के प्रभाव को हटाना। उसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले डेनमार्क से युद्ध किया। अब बोला कि ऑस्ट्रेलिया आप जो है ना मेरे पर तो राज कर ही रहे हैं, तो आप मेरा एक साथ दे दीजिए, हम जो है ना डेनमार्क को हटाना चाहते हैं। ठीक है, किसी कारणवश बोलता होगा, कूटनीतिक मतलब जानते ही हो, किसी तरह से उसको फंसा के उसको क्या किया, उसको मना के, और उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया से मिलकर डेनमार्क से युद्ध करके उसको क्या कर दिया, पराजय कर दिया। ठीक है, किसके सहारा, एक वर्ड लिख सकते हैं, कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ, जैसे हम बोल सकते कूटनीतिज्ञ के कारण ही क्या हुआ, कूटनीतिज्ञ बोल सकते हो, मामा है ना कसुनी। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हमारे कूटनीतिज्ञ हुए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से युद्ध। अब ऑस्ट्रेलिया से युद्ध क्यों किया, देखो अब ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले देखो षड्यंत्र कैसे रचा। तो उन्होंने पहले क्या किया, कूटनीति का सहारा लेते हुए, किसका सहारा, कूटनीति का सहारा लिया। देखो देखो ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ थे। तो ऑस्ट्रेलिया से युद्ध, कूटनीति का सहारा लेते हुए इस बार ऑस्ट्रेलिया से ही युद्ध छेड़ दिया। और उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने क्या किया, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, इंग्लैंड ये तीनों देश से क्या किया, को अपने साथ मिला लिया और क्या कर लिया, इससे युद्ध कर लिया। किससे, किससे युद्ध किया, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट हम बता देते हैं, फ्रांस के साथ युद्ध। फ्रांस के साथ युद्ध, तो फ्रांस के साथ युद्ध हुआ। अब बिस्मार्क अपनी सैन्य शक्ति के महत्व को मजबूत कर फ्रांस को युद्ध के लिए भड़काया और एक जबरदस्त युद्ध हुआ। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा युद्ध का अंत हुआ। इस प्रकार जर्मनी एक का एकीकरण हुआ। अब देखो सैन्य शक्ति के बल पर, किसके बल पर, सैन्य शक्ति के द्वारा, है ना, उन्होंने किससे, फ्रांस से युद्ध किया। और उसके बाद जो है फ्रांस के युद्ध के लिए भड़काया और एक जबरदस्त युद्ध हुआ। फिर 1871 में, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जो है के द्वारा युद्ध का अंत हुआ। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हो गया। देखो बहुत ही हम चालाक बोल सकते हैं। ठीक है, बिस्मार्क जो थे एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ थे। तो आप देखो इसको हम अपने शब्दों में लिखते हैं, आपके पास ये लिखा हुआ, आप भी ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो अब देखो एक बार में हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में अहम योगदान दिए। पहला नंबर, वह ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव को जर्मनी से खत्म करके क्या करता था, जर्मनी को समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने जॉल बेरिन नामक व्यापारियों का एक संगठन बनाया और आर्थिक मजबूती प्रदान किया। सिंपल सा बात है, लाइन चेंज करके बताएंगे कि बिस्मार्क जो है सैन्य शक्ति पर क्या करते थे, बहुत ज्यादा उसको क्या था, विश्वास था। इसलिए उन्होंने क्या किया, रक्त और लौह के नीति का सहारा लेकर उन्होंने क्या किया, जैसे ही सहारा लिया और उन्होंने अपने शक्ति को बढ़ाया और उन्होंने जर्मनी को किसी भी हाल में एक एकीकरण करना चाहता था। इसके लिए बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध लड़े। तो पहला युद्ध था डेनमार्क से युद्ध। डेनमार्क से युद्ध लड़ने से पहले उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ मिला के, है ना, कूटनीतिज्ञ के सहारे, है ना, क्या किया, डेनमार्क को क्या किया, युद्ध से हरा दिया। ठीक है, और वह युद्ध जीत गया। फिर दूसरा युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया से युद्ध। ऑस्ट्रिया से जो युद्ध किया उसमें उन्होंने फ्रांस, रूस और इंग्लैंड का सहारा लेके उन्होंने कूटनीतिज्ञ युद्ध लड़ा, हमेशा कूटनीतिज्ञ लड़ा, जिसके वजह से क्या हुआ, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड मिल जाने से क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया से युद्ध किया, जो कि एक भयानक युद्ध हुआ। ठीक है, तीसरा नंबर यह हुआ, तीसरा युद्ध जो है फ्रांस के साथ युद्ध।
तो फ्रांस के साथ युद्ध करने से पहले उन्होंने क्या किया था, सैन्य शक्ति के द्वारा जो है अपने 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 आप को क्या किया, मजबूत कर लिया। और सैन्य शक्ति के द्वारा उन्होंने अपना शक्ति को मजबूत कर लिया और फ्रांस को युद्ध करने के लिए भड़काया और युद्ध बहुत भयानक हुआ। और उसके बाद 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद क्या हुआ, इसका युद्ध को रोका गया, युद्ध का अंत हुआ। और अंत में जाके बिस्मार्क ने क्या किया, जर्मनी का एकीकरण करने में सफल रहा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है, आ गया तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, तो कल के वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।